दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ई फाइलिंग की जो डेट है वो अभी एक्सटेंड हुई है। 2 तारीख को, जुलाई के 2 तारीख को एक नई एडवाइजरी इशू हुई है और उसमें उन्होंने जो ई फाइलिंग की जो डेट है वो बढ़ाई है, एक्सटेंड करी है। वो कब तक करी है? अगर उस डेट तक हम ई फाइलिंग नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, उसमें पेनल्टी वगैरह लगेगी क्या, कितनी पेनल्टी लगेगी, ये मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको और एक जानकारी देने वाला हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन जो है वो हम पीआरजीआई को ऑनलाइन भेजते हैं, फिर उसके ऊपर एनओसी हमको कलेक्टर की तरफ से मिलती है, फिर हम वो जो एनओसी है वो दिल्ली में जाने के बाद में टाइटल जो है वो वहां से रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन लेटर आता है। तो ये रिजेक्शन लेटर आने के बाद क्या करना चाहिए वो भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बार एक और बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन है, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि खुद ही फॉर्म भर रहे हैं। तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो बहुत बार हमको ऐसा मतलब जब भी कॉल करते हैं कोई भी पब्लिशर या फिर ओनर, तो बोलते हैं कि सर हमने तो एप्लीकेशन जब किया तो नाम हमने पीआरजीआई के वेबसाइट में सर्च किया है, तो उसके बाद में भी हमारा रिजेक्ट कैसे हो गया। तो इस विषय में भी मैं आज के वीडियो में जानकारी दूंगा, तो वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो ऐसा लगता है कि ये वीडियो अच्छी बनी है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ों पे वीडियो बनाना चाहिए तो उस बारे में भी आप मुझे राय दे सकते हो, कमेंट में आप लिख सकते हो। और एक बात आपको बताने वाला हूँ कि रिसेंटली मैंने कैनन की जो TX5220 जो मशीन है, जो स्पेशली जो न्यूज़पेपर जो है वो उसके प्रिंट के लिए, न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए वो बनी है, वो मशीन भी हमने एक नई मशीन ली है। तो वही मतलब हमारे पास ऑलरेडी ऑफसेट मशीन और वेब मशीन है यहाँ पे, जिनके साथ में हमने टाई अप किए हैं। लेकिन ये जो है वो मशीन अभी काफ़ी चर्चा में थी और जब यहाँ पे एक ये उसका एक अच्छा खासा एक एग्जीबिशन था, मतलब एग्जीबिशन सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड और प्रिंट रिलेटेड जो नए नए मशीनरीज है उसके बारे में एक यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम था, उसमें मैंने वो मॉडल देख लिया था और उसके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी मैंने बहुत सारे देखे कैनन की तरफ से। तो मुझे लगा कि ये मशीन हमने भी एक लेनी चाहिए, तो वो मशीन मैंने रिसेंटली ले ली है। कैनन की जो अच्छी क्वालिटी की मशीन है, पेपर भी बहुत अच्छा प्रिंट होता है। तो उसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेरीज आए कि सर ये मशीन की प्राइस क्या है, ये मतलब इसका कॉस्ट जो है पेपर का कितना आता है। उसके बाद साथ साथ मुझे ये कहाँ से लेंगे, क्या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेरीज थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मशीन के ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो करने वाला था। एक्चुअल जिस दिन मशीन मेरे घर मतलब मेरे ऑफिस में जिस दिन वो आए थे लोग और उसके बाद में हमने मशीन को जहाँ पे इंस्टॉल किया है, उस दिन मुझे मेरा हाईकोर्ट में एक क्लाइंट का बेल एप्लीकेशन था और मतलब बेल का एक हियरिंग था बेल एप्लीकेशन पे। तो मुझे उस दिन वहां पे जाना पड़ा, तो मैं उसका पूरा डेमो जो हूँ वो मतलब पूरा डेमो मैं उनको बोल नहीं सका कि भाई मुझे पूरा डेमो दे दो। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि एक आधा दिन जो है संडे वगैरह आके मुझे पूरा डेमो और पूरे फंक्शंस जो है मशीन के वो सिखा दीजिए, उसके बाद में ही उस पर मैं डिटेल वीडियो करूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज नई नई हमारे पास आती है और हम सिर्फ देखते हैं कि भाई इसमें प्रिंट अच्छी आई है और उसने उस मशीन की क्वालिटी जो है वो बहुत सही है, क्योंकि 40 GSM के पेपर पे उन्होंने मुझे प्रिंट निकाल के दे दी। लेकिन अभी तक उसका कॉस्टिंग और उसका इंक ये जो मतलब कार्टिलेज वगैरह है उसकी कैपेसिटी, उसमें कितना कौन सा कार्टिलेज बैठते हैं उसमें मतलब बैठता है, उसके साथ साथ में उसकी कॉस्ट क्या जाती है, वो उसमें कितने पेपर प्रिंट होते हैं, ये सभी जानकारी या टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है वो मुझे भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने बहुत बार लोगों को मतलब मैंने मैसेज पे भी भेजा है कि भाई इसको तुरंत ऐसा कोई डिसीजन मत ले लो। मेरे लिए कोई वो मशीन का कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई छोटा पब्लिशर है, कोई ओनर है, तो अगर लेंगे वो मशीन तो उनका नुकसान हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो मशीन लेने के बाद में ही समझ में आएगी। तो आप कृपया करके मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप कृपया थोड़ी देर और मतलब उसका इंतजार करिए। मैं उस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें अगर कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है, अगर पब्लिशर को वो पूर्ति नहीं है, तो तुम्हारे जो मनी मतलब तुम्हारे जो पैसे है वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए। तो आप
उसके डिटेल रिव्यू का जरूर इंतजार कीजिए। तब तक मैं आपको कहूंगा कि मत ले लो जब तक मैं एक रिव्यू नहीं करता हूं। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उसका ऑनेस्टली रिव्यू करूंगा, उससे कैनन की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने मशीन का जो है वो पूरा पैसे देके मशीन खरीदी है, उसमें मुझे कुछ भी मतलब मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत बार मार्केट में कोई ऐसी चीज आती है तो हम उस पर टूट पड़ते हैं कि भाई ये लेंगे, लेकिन उसके बारे में बहुत बार जानकारी नहीं रहती है। और कोई भी एडवर्टाइजर है, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए उनकी जो एडवर्टाइज का एक जो डिपार्टमेंट रहता है वो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अच्छी एडवर्टाइज बनाता है, ताकि लोग उसको खरीदने के लिए मतलब उसके रश हो जाए कि भाई हमको भी खरीदनी है, हमको भी खरीदनी। क्योंकि जिस दिन मैंने वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू थी उस दिन मैंने स्टेटस पे सिर्फ फोटो डाला था, तो मुझे लगभग 70 से ज्यादा इंक्वायरीज उस फोटो के माध्यम से, और वो एक छोटा सा 20 सेकंड का एक वीडियो मैंने डाला था प्रिंट करते समय का पेपर, वो वीडियो के माध्यम से मुझे 70 से ज्यादा इंक्वायरी आई है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई थोड़ी देर रुकिए, मैं उसका डिटेल रिव्यू करूंगा। अगर वो मशीन पब्लिशर के लिए अच्छी है तो मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि आप भी ले लो, क्योंकि बाहर मशीन जो है वो पेपर प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और उसमें हमको ब्लैक एंड व्हाइट निकालना पड़ता है। तो अगर इसकी कॉस्ट बराबर उतनी ही जाती है और हम कलर पेपर अगर उसमें निकालते हैं तो हम जरूर उसको लेना चाहिए, हमने लेनी चाहिए। और दूसरी बात एक बताऊंगा कि उसकी क्वालिटी बहुत सही है, लेकिन क्योंकि वो 40 जीएसएम पे पेपर पे जो उन्होंने एक छोटे छोटे माइनर डिटेल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आए हैं, वो प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो एकदम एक्सलेंट है, बेटर है। उसके लिए मैं 5 स्टार दे दूंगा, उसके लिए 5 स्टार रेटिंग रहेगी मेरी। लेकिन बाकी की चीजें के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अगर आपको थोड़ा भरोसा है और पेशेंस आपके पास में है। अगर आपको कोई मतलब पेशेंस नहीं है, आपको लेनी है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत ले लो, आप जाके खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज्यादा कॉस्ट नहीं है, लेकिन रोलर और स्टैंड के साथ में उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है, तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, ये हो गया मशीन की बात। तो इसके बारे में मैं डिटेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर ही आते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो रहते हैं वो मशीन के संदर्भ में ही रहते हैं, तो इसलिए ये क्लेरिफिकेशन देना मुझे जरूरी लगा, तो मैंने दे दिया। तो अब बात करते हैं ई फाइलिंग की। देखो ई फाइलिंग में क्या है कि उन्होंने 23-24-24-25 का जो ई फाइलिंग था उसके लिए उन्होंने लास्ट डेट जो दी वो थी 30 जून, मतलब 30 जून तक हमको ई फाइलिंग करना मतलब जरूरी था। उसके बाद में कैंसिल टाइटल वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई डेट नहीं बढ़ी है, जिनके टाइटल कैंसिल हो चुके हैं उनके लिए कोई डेट बढ़ी नहीं है, उनके टाइटल ऑलरेडी कैंसिल है, वो कैंसिल ही रहेंगे। लेकिन 2024-25 का ई फाइलिंग जिनका जिनका बाकी है, या फिर 2025-26 का मतलब रिसेंट जो हमारा गया हुआ साल है, मतलब लास्ट ईयर जो है उसका ई फाइलिंग बाकी है, तो वो ई फाइलिंग लास्ट ईयर का ई फाइलिंग हम 31 जुलाई तक मतलब 31 जुलाई तक कर सकते हैं। और जो हमारा 24-25 का जो ई फाइलिंग है उसको करने के लिए हमारे पास सिर्फ अभी 15 जुलाई तक का समय है, उसके बाद में ये भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद में अगर तुमने नहीं किया तो तुमको 10,000 रुपए की पेनल्टी भी लग सकती है। मैं बार बार यही बताता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा कि भाई ई फाइलिंग करते समय बहुत ही ध्यान से ही फाइलिंग करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मतलब पहचान का कोई पर्सन रहता है, वो बोलता है कि नहीं मैं 500 रुपए में कर दूंगा, तो हमको लगता है कि भाई ये प्रोफेशनल पर्सन उसके तो 2,000 ले रहा है, 1,500 रुपए ले रहा है, फिर हमारा काम 500 में हो रहा है तो हम इसके पास में क्यों ना करें, ऐसा प्रश्न पड़ मतलब बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि प्रोफेशनल पर्सन के पास ही फाइलिंग करिए, क्योंकि बहुत बार उसके जो डिटेल्स है उसके ऊपर जो पुरानी हम ये फाइलिंग करते हैं तो उसमें मतलब कितने वीक्स है, हम कौन से दिन में पेपर निकालते हैं, फिर मंथ वाइज वो कितने वीक्स थे, एग्जैक्ट मतलब एक्सपेक्टेड प्रिंटिंग कितनी करनी थी, एक्चुअल प्रिंटिंग कितनी हुई, ये जो सब चीजें वो बहुत जरूरी रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कीमत कितनी डालनी चाहिए उसके बारे में भी नॉन प्रोफेशनल पर्सन को ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो उसके उसके इसमें भी हम मतलब फंस सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ई फाइलिंग जो है वो एकदम प्रोफेशनल पर्सन के पास में ही करिए। थोड़े पैसे आपके जरूर जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स जो ज्यादा प्रोफेशनल है उसकी फीस भी ज्यादा होगी। अगर हम BAMS MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी मतलब फीस जो है उनकी 200-300 रुपए रहती है, लेकिन जब हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या फिर हम सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उनकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा रहती है। ये लॉजिकल हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी अगर प्रोफेशनल सर्विस उसमें लेनी है तो थोड़ी पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन वो काम बहुत सही हो जाएगा। तो ये आप खुद डिसाइड करें कि वो कहाँ पे करना है। अगर आपको 500 रुपए में ही करना है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा कि आप भाई इतने में ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जरूर कीजिए, लेकिन उसके बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसके लिए भी आप तैयार रहिए।
और एक जरूरी बात है उसके लिए, और एक बार मैं बताना चाहूंगा कि उसके लिए जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट आपको 15 जुलाई जो है उस तक ही आपको 15 जुलाई तक ही आपको वो जो फाइलिंग है वो करनी है। करंट ईयर की जो फाइलिंग है, करंट ईयर की फाइलिंग है वो 31 ऑफ जुलाई तक करनी है, 31 जुलाई तक करनी है। तो उसके बाद में कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी, भरोसे पे मत रहिए। लास्ट ईयर डेट थोड़ी एक्सटेंड हुई थी, अगस्त महीने में एक्सटेंड हुई थी, सितंबर के 15 तारीख तक एक्सटेंड हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है, तो आप तुरंत उसका ई फाइलिंग जो है वो कर लीजिए। और एक जरूरी बात ये थी कि बहुत बार पब्लिशर जो है, बहुत सारे पब्लिशर क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही फॉर्म है भाई, हम भी भरते हैं, हम भी चलो करते हैं कुछ ऐसा, मतलब उनको लगता है कि हम भर सकते हैं, और इतना मतलब वो डिफिकल्ट है नहीं कि फॉर्म नहीं भर सकते कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मुझे बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा, मैं फॉर्म नहीं भर सकूंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन फॉर्म भर सकता है। प्रेस सेवा पोर्टल ही बहुत ही मतलब यूजर फ्रेंडली है, और वो पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसलिए वो कोई भी फॉर्म भर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है मालूम है क्या? जब हम कोई भी टाइटल सोचते हैं तो मुझे जो मतलब प्रश्न आ रहे हैं बहुत सारे लोगों से, मतलब मुझे पूछे जाते हैं कि सर हमने जब ये टाइटल दिया था, ये टाइटल तो हमने देख लिया था वहां पे, तो देखने के बाद तो वहां पे किसी ने नहीं लिया ये टाइटल, फिर भी ये रिजेक्ट हो गया, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई ऐसा नहीं रहता है कि वहां पे नहीं है इसका मतलब वो देंगे। वहां पे जो है डेटा जो है वो सिर्फ 20% तक ही डेटा है। मतलब अगर वहां पे 1 लाख रजिस्ट्रेशन वहां पे है ना, तो मतलब वो बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन के जो मतलब नाम है वहां पे, जो रजिस्टर्ड टाइटल्स में जाओ आप, या फिर कैंसल टाइटल में जाओ, या फिर डिफंक्ट टाइटल में जाओ, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2-1 लाख जो डेटा है, 2-1 लाख न्यूज़पेपर का डेटा वहां पे आपको मिलेगा। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पेपर्स यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और एक बात की, बुक्स जो थे पहले, बुक्स का रजिस्ट्रेशन भी, मैगजीन का रजिस्ट्रेशन भी, जर्नल का रजिस्ट्रेशन भी आरएनआई से होता था। अभी नए एक्ट में क्या किया कि बुक्स जो है वो हटा दिया है, अभी बुक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन जो नाम बहुत सारे लोगों ने बुक्स के लिए लिए थे या फिर जर्नल के लिए लिए थे, वो नाम वहां पे नहीं दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे नाम नहीं दिखा मतलब वो नाम हमको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो उसके लिए उन्होंने टाइटल गाइडलाइंस जो निकाली थी लास्ट ईयर, उन्होंने जून जुलाई महीने में ही निकाली थी। वो टाइटल गाइडलाइंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, शायद आपको नहीं मिलेगा वो वीडियो। आप बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ढूंढना नहीं चाहते, वहां पे वकील पत्र पे लगभग 460 से ज्यादा वीडियो है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कहाँ पे ढूंढेंगे। तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, तो मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो जरूर करूंगा कि ये जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल है, तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल में जो नाम के बारे में हमको कैसे सर्च करना चाहिए और कौन सा नाम हमने देना चाहिए, उसके ऊपर मैं जरूर एक वीडियो करूंगा। आप वकील पत्र देखते रहिएगा, इस पे एक बहुत जल्द एक वीडियो, मैं डिटेल वीडियो करूंगा उसके टाइटल गाइडलाइंस के बारे में, और कौन से नाम लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए उसके ऊपर में। ठीक है, तो आप, और दूसरी बात ये होती है कि जब रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं आप नए नाम हम देंगे उनको, फिर मेल भेजते हैं नए नाम का। तो ये सब जो है ये पुरानी गाइडलाइंस है दोस्तों। मतलब हम कभी कभी ऐसा है ना कि हम पुराने मतलब जो हमारे तरीके हैं, पुराने जो परंपरा है, वही उसको हम आगे लेके जाते हैं। उसमें कानूनी बदल हुआ है, अभी कानूनी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो हमको सिर्फ नाम नहीं देना पड़ता है। अगर हमारा टाइटल रिजेक्ट होता है तो हमको पूरा फॉर्म फिर से भरना पड़ता है, फिर से पूरी प्रोसीजर करनी पड़ती है, फिर से हमको नया बॉन्ड पेपर, स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है, फिर से नोटरी करनी पड़ती है, फिर से गवर्नमेंट की फीस जो है वो भरनी पड़ती है। ये सब काम करना पड़ता है। इसलिए मैं हर एक बार सबको बोलता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ में। आपको टाइटल आपका रिजेक्ट होने के बाद आपके 3 महीने और बेच जाते हैं, तो ये नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा कंसल्टेंट का सलाह जरूर ले लो। तो अगर किसी का रिजेक्ट होता है तो वो अपील करने के बाद में आता है क्या, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि रिजेक्ट होने के बाद में क्या करना चाहिए। तो अगर हमारा टाइटल रिजेक्ट होता है, हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, तो उसके ऊपर हम एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं, जिसको अपील बोलते हैं, अपील अगेंस्ट रिजेक्शन, तो वो कर सकते हैं। तो मेरे अभी रिसेंटली, मेरा मतलब इसी महीने में हमारे 3 लोगों के जो रिजेक्ट हुए थे, मतलब जून में रिजेक्ट हुए थे। एक पंचशील करके टाइटल है जो कि भारतीय बौद्ध महासभा या कोई ऐसे ही संगठन का है वो। अभी मैं उसका डिटेल वीडियो करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में वीडियो करूंगा। तो हमारे उसमें जो सर है नागसेन जी, तो उन्होंने वो टाइटल उन्होंने मेरे पास काम दिया था। तो उनका पंचशील नाम का जो टाइटल है वो भी रिजेक्ट हुआ था लास्ट मंथ में। उसके बाद में हमारा एक
कायद्याचे हत्यार करके पुणे का टाइटल है, वो भी रिजेक्ट हुआ था। और एक था महानगरी वार्ताहर, वो भी रिजेक्ट हुआ था। लेकिन हमने जब उसको अपील में हम गए, अपील वहां पे फाइल किया, तो वो टाइटल फिर से उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए। मतलब रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होने के बाद में, अपील करने के बाद में ये सब आ गए। अब ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं इसके ऊपर वीडियो कल या परसों वीडियो करूंगा, तो वो स्क्रीन आपको शेयर करूंगा जिसमें पार्ट बी में आपको दिखेगा कि भाई टाइटल सबसे पहले वहां पे मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखेगा कि पहले हमने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद में प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी लिया, प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी के बाद में हमने पेमेंट भरा, हमने पेमेंट भरने के बाद में कलेक्टर ऑफिस को सबमिट हुआ, कलेक्टर ऑफिस में सबमिट होने के बाद में उन्होंने एनओसी दी, उन्होंने एनओसी देने के बाद में पीआरजे ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर रिजेक्ट करने के बाद में हमने फिर से अपील फाइल किया, और अपील फाइल करने के बाद में फिर से उसको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ। ये सब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो है ना, वो बहुत बार लोग गलत फहमियां और फिर लोगों को गलत सलाह देते हैं। बहुत बार मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि भाई हमको किसी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर तुमको कलेक्टर ऑफिस में जाके एक पेज पे नए नाम देने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं है दोस्तों। मैं आपको पूरी प्रोसीजर जो है वो लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक हमारे पास मतलब अद्वैत कंसल्टेंसी के पास में से लगभग 30 से ज्यादा टाइटल जो है वो रिजेक्ट, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो चुके थे, लेकिन फिर से हमने उसको अपील में ला लिया है। तो हमारे यहाँ पे जो पहले तो हम फॉर्म जब भरते हैं, पहले तो रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम रहती है। 95% हमारे जो फॉर्म है उसमें रिजेक्ट होता ही नहीं है, उसमें रजिस्ट्रेशन ही होता है। क्योंकि जब हम नाम देते हैं तो हम क्लाइंट को वही कन्विंस कर पाते कि सर ये नाम नहीं आएगा, इससे बेटर है तुम ये नाम ले लो। तो बहुत बार क्लाइंट मान लेते हैं तो फिर उनका आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलता है नहीं सर रिजेक्ट हो गया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे यही नाम चाहिए। हम उनको वहां पे आगाह कर देते कि सर ये रिजेक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे टाइटल रिजेक्ट होने के बाद में अपील में आ जाते हैं, कुछ कुछ नहीं आते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो, अपील कैसे की, वहां पे कैसे सबमिट की, फिर रिमार्क कैसे लिखा, ये सब मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से जल्द ही आपको बताऊंगा। तो आप दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले चीज की भाई कोई भी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होता है तो उसके अपील करनी पड़ती है, और वो अपील जो है वो प्रोफेशनल। अभी हमारा एक क्लाइंट है, मतलब उनका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं भी अपील बना सकता हूँ। तो उसने चैट जीपीटी में गया, वो वहां पे लिखा होगा कि भाई मेरा ऐसा ऐसा टाइटल था, वो रिजेक्ट कर दिया। फिर और उसने मुझे भेजा कि सर ये अपील है। देखो क्या है सर कि प्रॉब्लम यह है, मेरे दर्शक को ये बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा मतलब हमारे बारे में सोचते हैं कि मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, या फिर ऐसे मानते हैं कि भाई मेरे जैसा काम ही नहीं कोई करेगा, या फिर ऐसा मानते हैं कि भाई नहीं ये काम जो है वो तो मैं एकदम आसानी से करूंगा। तो ये तीनों भी चीजें है ना, वो बहुत गलत है। अगर मेरे मतलब कहीं पे मुझे मतलब दांत में दर्द हो रहा है मेरे, तो मुझे डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। मैं फिजिशियन के पास जाके मतलब उनके पास 10 भी चक्कर लगाऊं तो भी वहां पे नहीं गिरे। वो दे देंगे, ऐसा नहीं है वो नहीं देंगे, वो उनकी फीस लेंगे और उनको मतलब मुझे दवाई भी लिख के देंगे, लेकिन उससे फर्क मुझे पड़ेगा ही ऐसा मैं मान नहीं सकता जब तक मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाता हूँ। वैसे ही है सर आपका जो मतलब मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो एक मूलभूत समस्या जो है उसके ऊपर अगर आपको कुछ मतलब उसका निराकरण करना है, उसको सुलझाना है, तो आपको एग्जैक्ट वो जो समस्या सुधारना करने वाला जो पर्सन है, उसमें का जो एक्सपर्ट है, उसका जो कंसल्टेंट है, उसके पास ही जाना पड़ेगा, तभी आपका काम हो सकता है। तो ये सब बाकी आप समझदार है, आप समझ सकते हो कि किससे क्या करना चाहिए। बहुत बार हमको भी कॉल आते हैं, हमारे कंसल्टेंसी में काम आते हैं कि सर ये जो है रजिस्ट्रेशन हमने किसी से और से पैसे दिए, फिर उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए, फिर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करके दिया, फिर फाइलिंग गलत कर दी, फिर फॉर्म गलत भरा। तो ये सब चीजें जो है सर आप मतलब सभी दर्शक, मेरे जो वकील पत्र के दर्शक वो सभी जाने माने पत्रकार है, समाज में प्रबोधन करते हैं, समाज की जो समस्या है वो लिखते हैं। तो वो पत्रकार मित्र अगर ऐसे झूठे लोगों के जंजाल में फंस जाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब तब्दीली आपने करनी चाहिए और सही पर्सन के पास में ये सब देना चाहिए। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि रिजेक्शन के बाद में अपील में बहुत बार ऐसा होता है कि टाइटल आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन से हो जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो फिर दूसरी बार जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो अच्छा नाम जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा देना चाहिए। उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात 15 जुलाई तक आपको ई फाइलिंग करना है, और जो हमारा जो कोर्स की दूसरी जो बैच है लीगल जर्नलिज्म की, वो भी जल्दी अपनी चालू हो जाएगी।
प्रिंटिंग मशीन के बारे में मैं जल्द ही पूरा रिव्यू करूंगा, आपको मतलब उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, तभी आपने वो खरीदने की सोचना, तब तक मत सोचो। क्या है कि बहुत बार सिर्फ उसमें बताया है, उनके एडवर्टाइजमेंट में बताया है वैसा ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है। और आपको कोई भी विषय पे मेरा वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि इस विषय में भी वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जरूर उसका वीडियो बनाऊंगा। अभी रखता हूँ, मुझे भी बाहर जाना है, लेकिन अभी मैं कार में यही वीडियो इसलिए किया कि ये एडवाइजरी जो है एक्सटेंशन की वो 2 तारीख को आई थी, लेकिन मुझे भी थोड़ा टाइम, मैं व्यस्त था, कोर्ट में टाइम नहीं मिला था, तो मैं आज अभी वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि आज अभी कोर्ट से आया हूँ तो अभी छुट्टी है, तो मैंने बोला चलो आज वीडियो कर देता हूँ, है ना। तो और एक उसमें बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है उसके बाद में एक और वीडियो जो है हम करने वाले हैं, उसमें अपलोडिंग कैसी करनी चाहिए और अपलोडिंग नहीं करी तो क्या-क्या कर सकते हैं। ये सब चीज़ों पे हम जल्दी वीडियो बनाएँगे। आप कनेक्ट रहिए वकील पत्र से, और उसमें कुछ भी आपका सुझाव है तो ज़रूर मुझे दे सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, व्हाट्सएप पे आप ज़रूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।